हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी के पिछले क्लास में हमने रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन थ्रेशहोल्ड लिमिट इससे रिलेटेड दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर डिस्कस किया था। आज भी हम एक दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेंगे और फिर रजिस्ट्रेशन का जो टाइम लिमिट है उस पर बेस्ड भी एक दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। प्रॉब्लम है, जॉन एंड एसोसिएट्स न्यूली सेटअप सीए फर्म located in Faridabad and provided professional services to his first client of Delhi of rupees 1 lakh। ये बोल रहा है कि फरीदाबाद में स्थित जॉन एंड एसोसिएट्स ने सीए फर्म की स्थापना की और दिल्ली के अपने पहले ग्राहक को 1 लाख रुपए में अपनी पेशेवर सेवाएं प्रदान की। जॉन एंड एसोसिएट्स डिड नॉट टेक रजिस्ट्रेशन एज his turnover is below threshold turnover limit of rupees 20 lakh। जॉन एंड एसोसिएट्स ने पंजीकरण नहीं करवाया है क्योंकि उनका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए की निर्धारित सीमा से नीचे है। डिटरमाइन वेदर द जॉन एंड एसोसिएट्स liable to get registration under GST। यह निर्धारित करना है कि क्या जॉन एंड एसोसिएट्स जीएसटी के तहत पंजीकरण करवाने के लिए उत्तरदायी है। देखिए, जॉन एंड एसोसिएट्स का चार्टर्ड अकाउंटेंसी का फर्म है फरीदाबाद, मतलब हरियाणा में, और ये हरियाणा की जो फर्म है ये दिल्ली के अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर रही है 1 लाख रुपए का। इसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है क्योंकि इसका एनुअल टर्नओवर का जो एग्रीगेट है वो 20 लाख रुपया से कम है। अब आपको बताना है कि इसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा कि नहीं करवाना होगा। अब सेक्शन 24 जो है सेंट्रल जीएसटी एक्ट का स्पेसिफाइज द पर्सन्स who are compulsorily liable for registration even when their turnover is below the threshold limit of 20 lakh, 10 lakh rupees in special category states। Interstate supplier is one of them। ये जो सेंट्रल जीएसटी एक्ट का सेक्शन 24 है यह ऐसे पर्सन्स को स्पेसिफाई करती है जो रजिस्ट्रेशन के लिए कंपल्सरीली रिस्पॉन्सिबल है, भले ही उनका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपीस का जो थ्रेशहोल्ड लिमिट है उससे नीचे हो। स्पेशल कैटेगरी के स्टेट में अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख रुपया से नीचे हो तो भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। ऐसे लोगों को बताया गया है सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन नंबर 24 में। इसमें एक इंटर स्टेट सप्लायर भी आता है, मतलब सेक्शन 24 जो है सेंट्रल जीएसटी एक्ट का वो कहता है कि सप्लायर का टर्नओवर कुछ भी हो, अगर वो इंटर स्टेट सप्लायर है, अगर वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन करता है, सप्लाई करता है, तो ऐसे कंडीशन में उसको रजिस्ट्रेशन अपना कंपल्सरीली करवाना होगा। द सप्लाई which has taken place according to the above question is clearly interstate supply of services। ये जो हमारा प्रश्न है इसमें सेवाओं की जो आपूर्ति की जा रही है, प्रोफेशनल सर्विस का जो सप्लाई किया जा रहा है उसको इंटर स्टेट सप्लाई के रूप में
माना जाएगा, क्योंकि सप्लायर हरियाणा का है और सप्लाई करने का जो प्लेस है वो आपका दिल्ली है। However, a person making interstate supply of services not exceeding an amount of 20 lakh rupees in a financial year is exempted from obtaining registration। एक तरफ तो बोल रहा है कि मतलब कि सामान्य नियम क्या है कि अगर इंटर स्टेट सप्लायर है तो उसको अपना रजिस्ट्रेशन कंपलसरीली करवाना होगा, और इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है वो भी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस का है। तो नियम ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो सर्विसेज का इंटर स्टेट सप्लाई करता है उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है यदि उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपीस से कम है या स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 10 लाख रुपीस से कम है। सो इन द एबव केस, जॉन एंड एसोसिएट्स whose aggregate turnover is not exceeding from 20 lakh rupees in a financial year is exempted from obtaining registration under GST। इसीलिए इस प्रश्न में जॉन एंड एसोसिएट्स जिनका एक फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपया से अधिक नहीं है, उनको जीएसटी के तहत पंजीकरण करवाने से छूट दी गई है। प्रश्न ये था कि हरियाणा की एक फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, ये दिल्ली में अपने क्लाइंट को 1 लाख का सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, यहां पर सप्लाई इंटर स्टेट हो रहा है। इंटर स्टेट सप्लाई का रूल ये है कि आपका टर्नओवर कुछ भी हो, 20 लाख हो, 5 लाख हो, 4 लाख हो, 50,000 हो, आपको अपना रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करवाना होगा। ठीक है, जॉन एंड एसोसिएट ने अपना रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं करवाया है क्योंकि उनका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 20 लाख रुपए का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, निर्धारित सीमा है अनिवार्य पंजीकरण के लिए, उससे कम है। तो डिसाइड करना था कि इस जॉन एंड एसोसिएट को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा या नहीं। सेक्शन 24 एक तरफ कहता है कि आपका टर्नओवर कुछ भी हो, अगर आप इंटर स्टेट सप्लायर हैं तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, लेकिन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस के बारे में रूल ये है कि नॉर्मल रूल है कि इंटर स्टेट सप्लायर को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। लेकिन अगर इंटर स्टेट सप्लायर सर्विसेज का है और 1 फाइनेंशियल ईयर में उसका एग्रीगेट टर्नओवर जो है सर्विसेज का वो 20 लाख रुपया से ज्यादा नहीं है, नॉर्मल केस में, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 10 लाख रुपया से ज्यादा नहीं है, तो ऐसे इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ सर्विसेज को अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी के तहत करवाना अनिवार्य नहीं है। इसी कारण से जॉन एंड एसोसिएट जो कि इंटर स्टेट सप्लायर है उसके बावजूद उसको अपना जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उसका एक फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर जो है सर्विसेज से वो 20 लाख रुपया से कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर राम हैज टर्नओवर ऑफ ₹54 लाख। मिस्टर राम का जो टर्नओवर है, बिक्री है, वो 54 लाख रुपया का है। इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एज डिटेल्ड अहेड। आगे डिटेल दिया हुआ है। ये मिस्टर राम जो है गुड्स का सप्लाई करता है और उसका टर्नओवर 54 लाख रुपया का है। यहां डिटेल है नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स
44 लाख रुपीस का, 44 लाख रुपया का है ये। टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स है आपका 10 लाख रुपीस का। फर्स्ट, डिटरमाइन वेदर मिस्टर राम इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एज ही मेनली डील्स विथ नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। नंबर 2 है, ऑल्सो डिसाइड द लाइबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी if he is only dealing with non taxable supply। सवाल क्या है कि श्री राम जो है वो गुड्स का सप्लायर है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 54 लाख रुपया का है। उसका डिटेल दिया हुआ है कि वो गैर कर योग्य माल की आपूर्ति करता है, मतलब नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करता है जो कि 44 लाख रुपया का है। टैक्सेबल गुड्स की भी सप्लाई करता है जो कि 10 लाख रुपया का है। ठीक है, अब यह डिसाइड करना है कि क्या मिस्टर राम को जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड होना होगा, क्योंकि मेनली वो जो है ना वो नॉन टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई कर रहा है। ठीक है, जो सप्लाई कर रहा है उसमें मेनली क्या है, नॉन टैक्सेबल गुड्स ज्यादा है, टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई कम है। तो इसको देखो, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब हम बताए थे फर्स्ट क्लास में, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है टैक्सेबल सप्लाईज, लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत अगर कोई सप्लायर ऐसा है जिसको इनवर्ड सप्लाई पर जीएसटी पे करना है, उसको छोड़ देना है। एग्जेम्प्ट सप्लाई को लेना है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को लेना है और सर्विसेज को भी लेना है, इंटर स्टेट सप्लाई को भी लेना है। ठीक है, ऑफ पर्सन्स हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस बट एक्सक्लूड्स जीएसटी। एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के समय हम लोग सारा तरह का टैक्सेबल सप्लाई को लेते हैं, लेकिन ऐसे इनवर्ड सप्लाई के वैल्यू को छोड़ दिया जाता है जिस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पर टैक्स पे किया गया है। ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई के अलावा इसमें एग्जेम्प्टेड सप्लाईज को भी इंक्लूड किया जाता है। एग्जेम्प्टेड सप्लाई मतलब नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट को भी लिया जाता है, निर्यात को भी लिया जाता है, और इंटर स्टेट सप्लाईज अंतर राज्य आपूर्ति को भी लिया जाता है। ठीक है, ये सारा चीज तब लिया जाता है जब ये एक ही पैन के माने कि सेम पैन में जो रिलेटेड चीज है ना सबको ले लेंगे, लेकिन इसमें जीएसटी को नहीं लेंगे। इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसका टैक्सेबल सप्लाई है 10 लाख का, लेना है हमको। एग्जेम्प्ट यानी कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई है इसका 44 लाख का। दोनों मिलाकर इसका टर्नओवर कितना होता है मिस्टर राम का, 54 लाख का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मिस्टर राम जो है उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। क्लियर है? ठीक है, फिर से क्लियर कर देते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर निकालने में हम लोग लेते हैं सारा टैक्सेबल सप्लाई को, एग्जेम्प्टेड सप्लाई को, एक्सपोर्ट को और इंटर स्टेट सप्लाई को। इस क्वेश्चन में टैक्सेबल सप्लाई है 10 लाख का, नॉन टैक्सेबल सप्लाई है 44 लाख का। दोनों मिलाने से एग्रीगेट टर्नओवर 54 लाख का हो जाता है ना। और हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, 40 लाख का। अगर कोई सप्लायर ऐसा है जो एक्सक्लूसिवली गुड्स की सप्लाई करता है तो एक फिनेंशियल ईयर में अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख रुपया से ज्यादा है तो उसको अनिवार्य रूप से अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसी कारण से मिस्टर राम इज रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन। नोट, एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 47, exempt supply means supply of goods or services or both
which attracts nil rate of tax or which may be wholly exempt from tax and includes non-taxable supply. सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 के तहत एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब है ऐसे गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई जो कि क्या बोला जाए, नील टैक्स को हम क्या बोल सकते हैं, शून्य दर को आकर्षित करते हैं, मतलब जिसमें 0 रेट से टैक्स लगता है या जिन्हें टैक्स से पूरी तरह से छूट दी जा सकती है, और इसमें नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी इंक्लूड है। ये तो सप्लाई के मीनिंग के लिए मैंने बताया। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, ऑल्सो डिसाइड द लाइबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इफ ही इज ओनली डीलिंग विथ नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अगर मिस्टर राम केवल और केवल नॉन टैक्सेबल सप्लाई में इन्वॉल्व होता, मतलब वो टैक्सेबल सप्लाई करता ही नहीं 10 लाख का, केवल नॉन टैक्सेबल सप्लाई करता, तो उस केस में क्या होता? एज पर सेक्शन 23 ऑफ सेंट्रल जीएसटी एक्ट, इफ एनी पर्सन engaged exclusively in the business of supplying goods or services or both that are not liable to tax or wholly exempt from tax under GST Act, then irrespective of threshold limit under GST, he is not required to get registered under GST. सेंट्रल जीएसटी एक्ट का सेक्शन 23 धारा 23 जो है उसके अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण रूप से एक्सक्लूसिवली ऐसे वस्तु या सेवा या दोनों की सप्लाई के कारोबार में लगा हुआ है जिसे जीएसटी एक्ट के तहत टैक्स से एग्जेम्पशन मिला हुआ है या जो कि लाइबल फॉर टैक्स नहीं है, उसको जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में ये जो स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे ज्यादा ही क्यों ना हो। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि अगर ये केवल नॉन टैक्सेबल सप्लाई में डील करता है तो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा या नहीं, तो इसका आंसर लिखना होगा एज पर द अबव प्रोविजन, यानी कि सेक्शन 23 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अनुसार, इफ मिस्टर राम डील्स एक्सक्लूसिवली इन नॉन टैक्सेबल सप्लाई देन ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। मतलब उपरोक्त ये जो प्रावधान है सीजीएसटी अधिनियम की धारा 23, इसके अनुसार यदि श्री राम संपूर्ण रूप से गैर कर योग्य आपूर्ति में सौदे करते हैं तो उन्हें जीएसटी के तहत पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार रजिस्ट्रेशन का टाइम लिमिट भी देख लेते हैं और उसका प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। When to apply for registration, रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कब देना होता है? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के मामले में, अनिवार्य पंजीकरण के मामले में जब कोई पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाता है तो उसको लायबल होने के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। एवरी पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24, मतलब ऐसे लोग जिनको थ्रेशोल्ड लिमिट के आधार पर पंजीकरण करवाना होता है या ऐसे लोग जिनको अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाना होता है, शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन एवरी सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन विच ही इज सो लायबल विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच
he becomes liable to registration। ये बोल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 22 या धारा 24 के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी है, उत्तरदायी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन उस राज्य या संघ शासित प्रदेश में देगा जहां वह पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है। However, a casual taxable person or non-resident taxable person shall apply for registration at least 5 days prior to the commencement of business। हालांकि एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति, मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, अगर इनको मतलब कि ये जो व्यक्ति है अपना बिजनेस शुरू होने से कम 5 दिन पहले पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। एग्जाम्पल है, एबीसी लिमिटेड इज इंगेज्ड इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स इन हरियाणा। एबीसी नाम की कंपनी है जो कि हरियाणा में गुड्स की टैक्सेबल सप्लाई में इंगेज्ड है। कंपनीज टोटल टर्नओवर एक्सीडेड ₹20 लाख ऑन 1 अगस्त। ये जो हरियाणा वाली कंपनी है जो कि गुड्स में डील कर रही है, इसका टोटल टर्नओवर जो है वो 1 अगस्त को 20 लाख से ज्यादा हो गया। तो मतलब कंपनी 1 अगस्त को लायबल हो गई रजिस्ट्रेशन के लिए, तो यहां से 30 दिन के अंदर इसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा 1 अगस्त से। कंपनी इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच कंपनीज टर्न ओवर एक्सीडेड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, दैट इज 1 अगस्त। 1 अगस्त को जब कंपनी का टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हो गया तो कंपनी 1 अगस्त को ही रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गई। तो कंपनी को इस डेट से 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। क्लियर है? बी है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन इन अदर केसेस वाला। ए पर्सन दो नॉट लायबल to be registered under section 22 or section 24 may get himself registered voluntarily, and all provisions of this act as are applicable to a registered person shall apply to such person। voluntarily मतलब स्वेच्छा से। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन करवाता है तो जीएसटी के सारे प्रावधान उस पर उसी प्रकार से लागू होंगे जो कि रजिस्टर्ड पर्सन पर लागू होते हैं। मतलब कि सेक्शन 22 और सेक्शन 24 में क्या है? 22 में है कि थ्रेशोल्ड लिमिट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होना होगा, 24 में है कि आपका थ्रेशोल्ड रजिस्ट्रेशन एग्रीगेट टर्नओवर कुछ भी हो लेकिन कंपलसरीली आपको रजिस्टर्ड होना होगा। ये दोनों कंडीशन नहीं है, फिर भी कोई पर्सन ऐसा है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहता है। अगर वो ऐसा करता है तो जीएसटी अधिनियम के सारे प्रावधान उस व्यक्ति पर उसी प्रकार से लागू होंगे जैसे सेक्शन 22 और 24 में जिनको रजिस्टर्ड होना पड़ता है उन पर लागू होते हैं। Note, once a person obtains voluntary registration, he has to pay tax even if his aggregate turnover does not exceed ₹40 lakh or 20 lakh rupees in special category states। ये बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति जो कि यद्यपि धारा 22 या धारा 24 के तहत पंजीकृत होने के लिए लायबल नहीं है, फिर भी चाहे तो वह अपनी मर्जी से वॉलंटरीली स्वेच्छा से जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत हो सकता है।
और अगर वह ऐसा करता है तो जीएसटी अधिनियम के सारे प्रावधान, सारे प्रोविजन उस व्यक्ति पर उसी प्रकार से लागू होंगे जैसे हर एक रजिस्टर्ड पर्सन के लिए लागू होते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से वॉलंटरीली जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है तो उसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख जो भी परिस्थिति हो, उससे अधिक नहीं भी हो तो भी उसको टैक्स पे करना पड़ता है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं अब इसका। भवेश लिमिटेड स्टार्ट्स ए फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज एंड जॉब वर्क फॉर शू कंपोनेंट्स ऑन 12 July 2019 in Delhi. The details of bills raised by it during July 2019 to November 2019 are as follows. भावेश लिमिटेड ने 12 जुलाई 2019 को दिल्ली में जूतों का निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शू और जॉब वर्क करने के लिए कारखाना शुरू किया। द डिटेल्स ऑफ बिल्स रेज्ड बाय इट, मतलब कि उसके द्वारा जुलाई 2019 से नवंबर 2019 के दौरान जो बिलिंग किया गया है उसका डिटेल है। ये बिल नंबर है 1 से लेकर 12 तक। पहला वाला बिल का डेट है 18 जुलाई 2019, सप्लाई 1 लाख का है। दूसरा बिल है 30 जुलाई 2019, 2 लाख का है। तीसरा बिल 1 अगस्त 2019 का 2.5 लाख का है। चौथा बिल 25 अगस्त 2019 को 1 लाख का है। इस तरह इसका 12 बिल है जो कि अलग अलग डेट को काटा गया है, जुलाई 2019 से नवंबर 2019 के बीच में, और उसका डिटेल है। टोटल टर्नओवर कितना होता है इसका मिलाकर 23,05,000 का। तो डिसाइड करना है एट व्हाट टाइम भवेश लिमिटेड शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो अब देखना है कि इसका टर्नओवर 20 लाख कब पूरा होता है। ये 1 और 2 3 लाख, 3 2 5 6 लाख 50,000 यहां तक हो गया। 6 50 और 50 7 लाख और 3 लाख 10 लाख हो गया। 11,50,000 ये हो गया। 15 लाख यहां पर, 16 लाख 17 18 लाख 19,50,000 और यहां इसका टर्नओवर हो गया 20,05,000 11वां ट्रांजैक्शन में। सेक्शन 25 जो है सेंट्रल जीएसटी एक्ट का, वो कहता है कि हर एक व्यक्ति जो कि जीएसटी में सेक्शन 22 और 24 के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, वो लायबल होने के 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करेगा। ठीक है। सेक्शन 22 जो है सीजीएसटी एक्ट का, वो कहता है कि हर एक सप्लायर जो कि जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहता है, वो उस स्टेट में अप्लाई करेगा जहां वो टैक्सेबल सप्लाई करता है गुड्स का, सर्विसेज का, अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर गुड्स एंड सर्विसेज के मामले में, देखो यहां पर क्या है कि ये शू का भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मतलब गुड्स, और जॉब वर्क आफ्टर सेल सर्विस यानी कंपोनेंट भी दे रहा है, मीन सर्विस भी दे रहा है। तो ये गुड्स का भी कारोबार कर रहा है, सर्विस का भी कर रहा है। इस केस में आपका रजिस्ट्रेशन के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, 20 लाख रुपया का है। ठीक है। भवेश का एग्रीगेट टर्नओवर गुड्स एंड सप्लाई से मिलाकर 2 नवंबर को हो जाता है 20,05,000। तो ये 2 नवंबर 2019 को लायबल हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए। तो 2 नवंबर 2019 से के बाद में 30 दिन के अंदर इसको अप्लाई करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है। लिखा भी है
As per Section 25 of CGST Act 2017, every person who is liable to be registered under Section 22 or Section 24 shall apply for registration in every such state or union territory in which he is so liable within 30 days from the date on which he becomes liable to registration. ये बोल रहा है कि सेक्शन 25 जो है सेंट्रल जीएसटी एक्ट का, उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 22 या धारा 24 के तहत पंजीकरण करवाने के लिए लायबल है, उसे लायबल होने की तारीख से, उत्तरदायी होने की तारीख से 30 दिन के अंदर पंजीकरण के लिए आवेदन उस स्टेट, उस राज्य या संघ शासित प्रदेश में देना होगा जहां वह रजिस्ट्रेशन के लिए उत्तरदायी है, लायबल है. इसके अलावा CGST माने एज पर सेक्शन 22 ऑफ CGST एक्ट 2017, every supplier shall be liable to be registered under the GST Act in the state from where he makes a taxable supply of goods and services if his aggregate turnover in a financial year exceeds rupees 20 lakh or 10 lakh rupees in special category states. CGST अधिनियम की धारा 22 के अनुसार प्रत्येक आपूर्तिकर्ता मीन्स हर एक सप्लायर जिसका एग्रीगेट टर्नओवर एक फिनेंशियल ईयर के दौरान 20 लाख रुपया या 10 लाख रुपया से ज्यादा है, तो जिस राज्य से वह गुड्स एंड सर्विसेज और सर्विसेज का टैक्सेबल सप्लाई करता है, वहां वह रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल है. भावेश लिमिटेड जो है, इसका एग्रीगेट टर्नओवर 2 नवंबर 2019 को 20 लाख से पार कर गया. द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ भावेश लिमिटेड एक्सीड्स रुपीज 20 लाख ऑन 2 नवंबर 2019 when he issues बिल नंबर 11 नंबर बिल जब वो निकाला उसी दिन वो लायबल हो गया. दस he should apply for registration within 30 days. 30 दिन के अंदर करेगा. कहां से? 2 नवंबर के बाद से. नोट में लिखा भी है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज एंड इट्स सप्लाई इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड जॉब वर्क फॉर कंपोनेंट्स इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज. हेंस लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन इन दिस केस रिमेन्स रुपीज 20 लाख. गुड्स का ये जो शू का प्रोडक्शन है और सप्लाई है वो तो हो गया गुड्स का सप्लाई, लेकिन ये जो जॉब वर्क जो दिया जा रहा है फॉर कंपोनेंट्स के लिए वो सर्विसेज का सप्लाई है. इसलिए थ्रेशोल्ड लिमिट यहां पर 20 लाख का लेकर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. बाकी अगले क्लास में